अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोल्यूशन पे। इस लेक्चर में हम पोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, उसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट इज़ पोल्यूशन, पोल्यूटेंट क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और उसको हम प्रिवेंट करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इसमें से कौन सी टेक्निक बेहतर है। और फिर फर्दर हम आने वाले लेक्चर्स में डिफरेंट जो पोल्यूशन की टाइप्स हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आज का लेक्चर जो है वो सिर्फ पोल्यूशन की इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन इज एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट दैट इज हार्मफुल टू द हेल्थ, सर्वाइवल और एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस और अदर ऑर्गेनिजम्स। यानी पोल्यूशन हमारे पास इस तरह की हार्मफुल, नुकसान देने वाली चीज है, एनवायरनमेंट पे मौजूद है, जो कि ह्यूमंस को या हम जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स या प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है। वो हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी एग्जिस्टेंस को भी, हमारे जिंदा रहने को भी डिस्टर्ब कर सकती है या हमारी किसी एक्टिविटी को भी डिस्टर्ब कर सकती है। यानी कोई भी ऐसी चीज जिससे इंसान या हमारे जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कोई नुकसान पहुंचे, वो नुकसान माइनर भी हो सकता है और मेजर भी हो सकता है। लेकिन कोई भी बेसिकली हेल्थ को थ्रेट हो, कोई हार्म हो, तो वो हम उसको पोल्यूशन कंसीडर करेंगे। पोल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन को हम एक दूसरे लफ्ज में भी हम उसे बोल सकते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बोल सकते हैं। और वो क्या है? द एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कोई भी सब्सटेंस जो कि किसी भी फेज में हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है और वो गैस भी हो सकता है, और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, या वो साउंड की सूरत में या हीट की सूरत में भी वो हो। फर्दर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी में, साउंड में या हीट में वो किस तरह से जो है वो हमारे पास पोल्यूशन होती है, जब हम इसको डिटेल में देखेंगे। टू द एनवायरनमेंट एट अ रेट फास्टर देन इट कैन बी डिस्पर्स्ड, डाइल्यूटेड, decomposed, recycled और stored in some harmless form। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो या किसी भी एनर्जी की फॉर्म में हो, जब वो इन्वायरमेंट में हमारे पास फैले, इतने ज्यादा फास्टर रेट पे वो स्प्रेड हो जाए पूरे इन्वायरमेंट में कि वो खत्म नहीं किया जा सकता, या वो डाइल्यूट नहीं हो सकता, या उसकी क्वांटिटी कम ना हो, बल्कि वो किसी ना किसी फॉर्म में रहते हुए हमें नुकसान पहुंचाए, तो वो हमारे पास इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहलाएगा। यानी जब उसका फैलने का रेट इतना ज्यादा है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते और वो हमें थ्रेट कर रहा है, हमें हार्म पहुंचाएगा, तो वो हमारे पास पोल्यूशन कहलाएगा। व्हाट इज पोल्यूटेंट? यानी जो पार्टिकल्स, पोल्यूटेंट क्या है? जो पार्टिकल्स या कोई भी वो सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में जो मौजूद हमारे पास पार्टिकल्स होंगे जो कि पोल्यूशन कॉज करेंगे, यानी पोल्यूशन के फैलने की, पोल्यूशन की इन्वायरमेंट में होने की वजह बनेंगे, उन्हें हम पोल्यूटेंट बोलेंगे। Any substance as certain chemicals or waste products that renders the air, soil, water or other natural resource harmful or unsuitable for a specific purpose। यानी कोई भी, या तो वो केमिकल की फॉर्म में सब्सटेंस हो सकता है या वो हमारा कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है जो कि हमारी एयर यानी हवा को, मिट्टी को, पानी को या किसी भी दूसरे हमारे रिसोर्स को वो नुकसान पहुंचाए, तो वो हमारे पास पोल्यूटेंट कहलाएगा। या फिर वो नुकसान पहुंचाए या उसको किसी भी हम फर्दर एक्टिविटी के लिए वो अनसूटेबल उसको बना दे कि हम उसके ऊपर काम ना कर सकें। सपोज जैसे अगर कोई ज़मीन में, सॉइल में हमारे पास इस तरह का केमिकल हमारे पास फैल जाए जो कि नुकसानदेह हो, और बाद में हम उस पर कोई, हम अपनी कोई वीड या हम वेजिटेबल या हम कोई फ्रूट हम उस पर ग्रो ना करवा सकें, तो वो उसको उसका यूज़ जो है, हालांकि सॉइल का यूज़ या उस जो ग्रीन लैंड का पर्पज़ है कि उसमें डिफरेंट चीज़ें आप अपनी फसलें उगा सकते हैं, जब उसमें ना उगाई जाए किसी केमिकल के थ्रू, यानी उसका जो यूज़ है उसने उसे उसके लिए अनसूटेबल बना दिया, वो उसका फिजिबल यूज़ नहीं रहा उस केमिकल की वजह से, तो वो जो केमिकल या कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि आपकी रिसोर्स को नुकसान पहुंचाएगा, वो पोल्यूटेंट कहलाएगा।
फर्दर पोल्यूटेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं। बेसिकली यहाँ पर 2 टाइप्स सबसे पहले डिस्कस की गई हैं, जो कि हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है फर्स्ट, एंड सेकंड है नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। जैसे कि उनके नाम से ही वाज़ेह है कि डिग्रेडेबल यानी वो डिग्रेड हो सकते हैं, यानी उन्हें हम ब्रोक कर सकते हैं, हम उन्हें तोड़ सकते हैं, उन्हें हम डिफरेंट पीसेस में। Biodegradable pollutants are harmful materials that can be broken down by natural processes, यानी वो natural processes के थ्रू खुद ही degrade हो जाएंगे। Examples are human sewage and newspaper, यानी वो खुद ही नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वो इनका जितना उनका लाइफ स्पैन है उसके बाद वो खुद ही खत्म हो जाते हैं। जबकि नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स क्या हैं? आर हार्मफुल मटेरियल्स दैट नेचुरल प्रोसेसेस कैन नॉट ब्रेक डाउन, कि वो हमारे पास काफ़ी लंबे अरसे तक वो मौजूद रहते हैं और वो वक्त के साथ साथ डिग्रेड नहीं होते, या कोई भी नेचुरल प्रोसेस उन्हें ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। इसकी क्या एग्जांपल्स हैं? एग्जांपल्स आर टॉक्सिक केमिकल्स, एलिमेंट्स सच एज लेड, मर्करी एंड आर्सेनिक, यानी कोई भी इस तरह का केमिकल, टॉक्सिक केमिकल जैसे कि लेड, मर्करी एंड आर्सेनिक है, या इस जैसे दूसरे जो कि डिग्रेड ना हो सकें, वो नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है कि ये जो हमने डिग्रेडेबल या नॉन डिग्रेडेबल हमने पोल्यूटेंट्स पढ़े हैं, इनके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ अनवांटेड इफेक्ट्स, यानी पोल्यूटेंट से जाहिर सी बात है इसी तरह के हमें हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे और वो हमें अनवांटेड है, हम इस तरह के इफेक्ट्स अपने इन्वायरमेंट पे नहीं चाहते जो कि हमें नुकसान पहुंचाए। तो सबसे पहले वो किस तरह डिस्टर्ब करते हैं इन्वायरमेंट को? फर्स्ट, they can disrupt or degrade life support system on humans and other species। सबसे पहले तो वो हमें डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमंस को कर सकते हैं, डिफरेंट दूसरी स्पीशीज और ऑर्गेनिजम्स को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनका सिस्टम, लाइफ सिस्टम डिस्टर्ब कर सकते हैं। सेकेंडली, they can damage wildlife, human health and property। उसके साथ साथ वो जानवर या जो वाइल्ड लाइफ जो कि फॉरेस्ट में प्रेजेंट है, या कोई भी ह्यूमन हेल्थ है, उसको वो डैमेज कर सकते हैं, उसकी हमारी उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की, यानी जो चीज़ें हमें चाहिए वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी हमारे जो रिसोर्सेज जो कि हम यूज़ करते हैं, उनका इनटेक करते हैं, वो उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। और दूसरा, वो हमारी हेल्थ को या हमारी प्रॉपर्टी को या किसी भी वाइल्ड लाइफ को या एनिमल को या प्लांट को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे कैन क्रिएट नॉइसेंस सच एज नॉइज एंड अनप्लीजेंट स्मेल्स, टेस्ट एंड साइट्स, यानी जैसे कि अगर पानी में कोई, अगर आपके पास कोई इस तरह, जैसे पानी में कोई इस तरह का केमिकल मौजूद हो, तो आप उसके टेस्ट से, आप जब आप उसको पिएंगे तो आपको उसके टेस्ट से महसूस होगा कि ये उसके जायके में या उसके स्मेल में या उसके फ़र्क है। तो एक केमिकल ने आपके पानी की जो जायका उसको डिस्टर्ब किया है, तो वो एक अनप्लेजेंट सी उसने उसमें टेस्ट आ गया है। और अगर वो पानी, जैसे पीने का पानी अगर साफ नहीं है, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो वो जो दिखने में, साइट करने में आपको जो पानी है वो भी प्लेजेंट नहीं लगेगा, बल्कि अनप्लेजेंट लगेगा। तो इस तरह ये 3 इफेक्ट्स हैं जो कि पोल्यूटेंट आप पर कॉज कर सकते हैं। किसी भी टाइप का जो पोल्यूटेंट है, या तो वो जिस सिस्टम में आप रहते हैं, जिन रिसोर्सेज को आप यूज़ करते हैं, वो उन रिसोर्सेज को डिस्टर्ब कर सकता है, या डायरेक्टली वो किसी भी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, वाइल्ड लाइफ या प्रॉपर्टी को डायरेक्टली हमारी इफेक्ट कर सकता है। प्रॉपर्टी से यहाँ पर मुराद कोई भी, जैसे हमारी कोई फर्टाइल लैंड है जिसके ऊपर हम अपनी डिफरेंट वेजिटेबल्स हम ग्रो कराते हैं, डिफरेंट फसलें हम उगाते हैं, लेकिन वो किसी केमिकल ने उसको नुकसान पहुंचाया है, तो अब हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो वो हमारी प्रॉपर्टी थी जिसको उसने डिस्टर्ब कर दिया। नेक्स्ट, थर्ड, वो आपको नॉइस क्रिएट कर सकते हैं, या अनप्लेजेंट स्मेल्स या टेस्ट या साइट में वो आपको अनप्लेजेंट महसूस हो सकते हैं। तो ये 3 तरह के इफेक्ट हैं जो कि पोल्यूटेंट कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पोल्यूटेंट्स हमारे पास आते किस तरह हैं, यानी उसके सोर्सेज क्या हैं। हमने उसकी टाइप्स देखनी कि पोल्यूटेंट्स की कौन कौन सी टाइप हैं, उसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके यानी उसके असरात क्या क्या हो सकते हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, अब हम वो पढ़ेंगे, यानी उसके ज़राए क्या हैं, वो आते कहाँ से हैं, वो किधर से आते हैं और कैसे आते हैं। The pollutants we produce come from 2 types of sources, यानी हम जिन पोल्यूटेंट्स को हम देख रहे हैं वो 2 टाइप्स के सोर्सेज है जिनसे वो आते हैं। फर्स्ट है पॉइंट सोर्सेज
एंड सेकंड है नॉन पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज आर सिंगल आइडेंटिफिएबल सोर्सेज, यानी पॉइंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हैं जो कि सिंगल सोर्स होगा किसी चीज का, यानी वो एक ही जगह से फैल रहा होगा। यानी पोल्यूटन अगर कॉज हो रहा है तो उसके पॉइंट, उसका जहाँ से वो उसका डिस्चार्ज पॉइंट है, जहाँ से वो निकल रहा है, वो सिर्फ एक होगा और आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी उसको पहचान सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास ये पोल्यूटेंट जो है ये हमारे पास रिलीज हो रहा है। इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल्स आर द स्मोक स्टैक ऑफ अ कोल बर्निंग पावर और इंडस्ट्रियल प्लांट। जैसे अगर किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी ऐसे प्लांट में जहाँ पर कोल जलाया जाता है, वहां से उसका एक उन्होंने बाहर एक स्टैक लगाया हुआ होता है जहां से आपके पास धुआं जो है, स्मोक जो है उसका इखराज हो रहा होता है, यानी वो निकल रहा होता है उस टैग के थ्रू। उस एक उन्होंने कह लें एक नाली सी लगाई होती है जिसके थ्रू वो धुआं जो है आपको बाहर इन्वायरमेंट में वो रिलीज हो रहा होता है। तो आप अपनी विजिबली आप देख सकेंगे कि यहाँ से इन्वायरमेंट में जब आप देखेंगे कि यहाँ से इन्वायरमेंट में इंडस्ट्री से, इस इंडस्ट्री से जो है इसके स्टैक से हमारे पास इन्वायरमेंट में पोल्यूटेंट रिलीज हो रहा है। ये सिंगल सोर्स होगा और इसको आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, इसको आप पहचान भी सकते हैं। सेकेंड इसका द ड्रेन पाइप ऑफ अ फैक्ट्री एंड द एग्जॉस्ट पाइप ऑफ एन ऑटोमोबाइल। जैसे कि अब आप देखते हैं जैसे कोई रिक्शा चल रहा है या कोई गाड़ी चल रही है, कोई बस चल रही है, कोई ट्रक चल रहा है, तो उसके पीछे भी एक पाइप लगा हुआ होता है जिसके थ्रू गैसेस एग्जॉस्ट हो रही होती हैं, उसमें से धुआं निकल रहा होता है। वो काला भी हो सकता है, बहुत ज्यादा ग्रेइश भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको पता है कि ये सोर्स है, यानी इस गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है उसका सोर्स ये पाइप है जहां से वो पोल्यूटेंट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में, हमारी फिजा में, हमारी एयर में रिलीज हो रहे हैं। ड्रेन पाइप ऑफ अ फैक्ट्री, ड्रेन पाइप से मुराद जहाँ से हमारे पास डिफरेंट वेस्ट वाटर का जो डिस्चार्ज है वो हमारे बाहर हो रहा हो किसी फैक्ट्री के थ्रू, वहां भी एक पाइप लगा हुआ होगा जिसके थ्रू वो सारा का सारा एक ह्यूज पाइप लगा हुआ होगा जिसके थ्रू पूरी फैक्ट्री का जो वेस्ट वाटर है, जो उनके प्रोसेसेस में डिफरेंट इस्तेमाल होता है, वो सारा वो रिलीज कर रहे होंगे। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके पॉइंट सोर्सेज की, जो कि पॉइंट सोर्सेज जो कि सिंगल हैं और जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिन्हें हम पॉइंट सोर्स कहेंगे। और नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या है? नॉन पॉइंट सोर्सेज आर डिस्पर्स्ड एंड ऑफन डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। डिस्पर्स यानी वो फैले हुए होते हैं, उनका कोई एक सिंगल सोर्स नहीं होता, वो के मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल जगहों से वो रिलीज हो सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। आया ये इस पॉइंट से रिलीज हो रहे हैं, सेकंड पॉइंट से, थर्ड पॉइंट से या फोर्थ पॉइंट से रिलीज हो रहे हैं, और किस पॉइंट से वो ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो रहे हैं, किस पॉइंट को हमें पहले हमें कंट्रोल करना है। और इसकी क्या एग्जांपल्स हैं? एग्जांपल्स आर पेस्टिसाइड्स ब्लोन फ्रॉम द लैंड इनटू द एयर। यानी पेस्टिसाइड्स क्या हैं? हम डिफरेंट कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो हम अपनी फसलों पर स्प्रे करते हैं डिफरेंट केमिकल्स का, उन्हें हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। वो बेसिकली आप अपनी फसलों पे करते हैं, यानी अपनी लैंड में कर रहे हैं, लेकिन वो एवापोरेट होके वो एयर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। वो एयर में, क्योंकि आप जब स्प्रे कर रहे होंगे तो उसकी कोई ना कोई क्वांटिटी आपके पास एयर में आसपास मौजूद होगी, तो वो लैंड से एयर में भी जा सकते हैं। एंड द रन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम फार्म लैंड्स। और वो जब आप फसलों को पानी देते हैं तो वो उन पानी में भी वो पेस्टिसाइड्स जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, उस पानी को भी वो गंदा करके जब आप उनको जब उसको डिस्चार्ज करेंगे पानी को आपने, तो वो उसमें भी प्रेजेंट हो सकते हैं। वो फिर जब लॉन्स, गार्डन्स एंड गोल्फ कोर्सेज इनटू स्ट्रीम्स एंड लेक्स, और रन ऑफ की सूरत में, यानी वो पानी जो है बहता बहता आपके दरियाओं में, आपके लॉन्स, गार्डन या आपके किसी भी, क्योंकि एंड सोर्स आपके पास जितना भी पानी है उसने किसी दरिया में, किसी लेक में, किसी स्ट्रीम में ही बहकर जितना भी पानी है वो जाता है, वहां पर कलेक्ट होता है। तो एट द एंड वो आपके उस लेक को, उस स्ट्रीम को भी नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि वो हार्मफुल केमिकल्स होंगे। यानी आपने जो एक पेस्टिसाइड है, आपने सिर्फ उसको एक अपनी फार्म लैंड पे या आपने अपनी लैंड में जिसमें फसलें उग रही हैं, आपने वहां पर उसको स्प्रे किया, लेकिन अब वो एयर में भी प्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि आप स्प्रे कर रहे हैं, तो वो आसपास भी आपके पास फिजा में भी मौजूद हो जाएगा। और दूसरा, वो आपके पास पानी के थ्रू जो आप फसलों को पानी पहुंचाते हैं, और वो पानी जब बहता हुआ आपके पास डिफरेंट लेक्स और स्ट्रीम्स में भी बहकर चला जाएगा, तो वो आपको पानी को भी वो नुकसान पहुंचाएगा। तो अब इसके डिफरेंट सोर्सेज बन गए हैं
जिनमें वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। It is much easier and cheaper to identify and control or prevent pollution from point sources than from widely dispersed non-point sources। यानी आपको जो point sources से जो आपके pollutants रिलीज हो रहे हैं उनको आप easily identify भी कर सकते हैं, उनको control भी कर सकते हैं और उनको इजीली उनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका सोर्स जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट है। उसकी बजाय जो आपके पास नॉन पॉइंट सोर्सेज होते हैं, क्योंकि वो वाइडली डिस्पर्स होते हैं, तो उनको आप इजीली कंट्रोल या प्रिवेंट नहीं कर सकते और उनको आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट आपके पास है कैटेगरीज ऑफ पोल्यूशन, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हो सकती हैं। हम फर्दर भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है एक पिक्चर के थ्रू उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जो सबसे पहले आपके पास यहाँ से लेकर ये पोर्शन है, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है एयर पोल्यूशन को, और नेक्स्ट ये जो सारा पोर्शन है आपके पास, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर एंड लैंड पोल्यूशन को। ये सारा पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा पोर्शन आपके पास शो कर रहा है वाटर पोल्यूशन को भी और लैंड पोल्यूशन को भी, और ये वाला पोर्शन जो है वो एयर पोल्यूशन को डील कर रहा है। अब हम सबसे पहले एयर पोल्यूशन को देखते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है पार्टिकुलेट्स। अब ये उसका वो पोल्यूटेंट है जिनके थ्रू पोल्यूशन हो रही है। पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट है और ये कहाँ से रिलीज हो रहा है? ये रिलीज हो रहा है जो कि आप रिफ्यूज, जो आपके जो बाकियात हैं, वो आपका सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है, वो जो आपकी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हैं वो जो वेस्ट रिलीज कर रही हैं, वो अगर उसको जला रही हैं, रिफ्यूज यानी कोई भी आपकी एक्स्ट्रा चीज जो कि बाकियात हैं जिनकी अब आपको जरूरत नहीं है, जैसे आप कूड़ा भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा चीजें जिन्हें आप जला दें, जब आप उनको जलाएंगे तो डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल रिलीज होंगे जिन्हें आप पार्टिकुलेट्स कह सकते हैं, और वो पार्टिकुलेट्स आपके इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेंगे, आपकी एयर को इफेक्ट करेंगे और वो एयर पोल्यूशन का कॉज बनेंगे। यानी एयर पोल्यूशन का यहाँ पर उन्होंने एक पोल्यूटेंट बता दिया है, वो है पार्टिकुलेट, और वो किसके थ्रू, किस सोर्स के थ्रू वो स्प्रेड हो रहा है, वो रिफ्यूज बर्निंग के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। नेक्स्ट जो आपके पास उन्होंने पोल्यूटेंट बताया है वो है एसिड फॉर्मिंग कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कि एसिड बनाने का बाइस बने, यानी वो एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं और वो एसिड एनवायरनमेंट में जो है वो फैल जाता है। अब इसके सोर्सेज क्या हैं, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो एसिड फॉर्म करते हैं, एसिड फॉर्मिंग कंपाउंड्स, वो किन सोर्सेज के थ्रू फैलते हैं? उनका सबसे पहला सोर्स है कोल बर्निंग पावर प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जहां पर कोयला आपके पास जलाया जाएगा, वो इनका सोर्स है। और इसका सेकंड सोर्स क्या हो सकते हैं? इनका सेकंड सोर्स स्मेल्टर्स हो सकते हैं। स्मेल्टर्स क्या है? जब आपने किसी जमीन के नीचे जो मेटल छुपी हुई है, जब आपने उनको निकालना होता है, उन मेटल्स को, धातुओं को आपने निकालना है, तो आप उसके लिए उनको हीट प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप वो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी हीट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी की फॉर्म है हीट, और वो इन्वायरमेंट में वो जो हीट प्रोड्यूस होगी, वो जो धुआं, वो जो स्मोक रिलीज होगा इन्वायरमेंट में, वो एसिड फॉर्मिंग कंपाउंड्स को रिलीज करेगा, इस पोल्यूटेंट को रिलीज करेगा, और वो अल्टीमेटली एयर पोल्यूशन आपके इन्वायरमेंट में कॉज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक है पोल्यूटेंट, और उसके साथ साथ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास पोल्यूटेंट है। अब ये जो डिफरेंट आपके पास फोटोकेमिकल स्मोक और CO2 हैं, इनके सेम ही आपके पास सोर्सेज हैं, इसलिए उन्हें एक ही उसमें शो किया है, और इसमें शो करके उन्होंने उन्होंने डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स यानी डिफरेंट गाड़ियां दिखाई हैं और डिफरेंट बिल्डिंग्स दिखाई हैं, कि बिल्डिंग्स में जो आप डिफरेंट अप्लाइंसेस यूज करते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर या एसीज वगैरह, उनमें भी, बिल्डिंग्स में भी, और ये बेसिकली इसका सबसे प्राइमरी सोर्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो है वो ऑटोमोबाइल्स हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स से आपके पास फोटोकेमिकल स्मोक भी क्रिएट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। तो ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो इनके सोर्सेज हैं, इन पोल्यूटेंट्स के, कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोकेमिकल स्मोक के, और ये दोनों पोल्यूटेंट्स जो है वो एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास पोल्यूटेंट है वो है CFCs, जिसकी फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और ये किस सोर्स के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं एनवायरनमेंट में या एयर में?
वो हमारे पास एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स के थ्रू ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपके पास एयर में रिलीज होते हैं और एयर पोल्यूशन का कॉज बनते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने ऊपर ये एक टर्म लिखी हुई है कि ये जो CO2 और CFCs यानी ये जो दो पार्टिकल्स हैं, ये जो दो पोल्यूटेंट्स हैं, ये आपके पास ग्लोबल चेंज का बायस बनते हैं। यानी जो आपके पास क्लाइमेट है वो चेंज करने का सबब ये दो पार्टिकल्स हैं, ये दो पोल्यूटेंट्स हैं जो कि आपके पास एनवायरनमेंट को क्लाइमेट को चेंज करने का बायस बन रहे हैं बहुत ज्यादा हद तक। और वो चेंज करके क्या कॉज कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लोबल वार्मिंग यानी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा रोल है। और CFCs क्या कर रहे हैं, डिप्लीशन ऑफ ओजोन शील्ड या ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर है वो हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जो कि सन की हार्मफुल रेस को अर्थ तक पहुंचने के लिए रोकती है ताकि अर्थ का टेम्परेचर ना बढ़े। तो जो आपके पास CFCs हैं वो उस लेयर को, उस ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहे हैं, उसमें होल क्रिएट कर रहे हैं, उसको डिप्लीट कर रहे हैं, यानी उसमें कमी का बायस बन रहे हैं। जब आपके पास एक शील्ड कम हो रही है यानी उसमें डिप्लीशन हो रही है, उसमें कमी हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो अपना रोल अदा नहीं कर पा रही, वो टेम्परेचर को, अर्थ को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और अर्थ का जो क्लाइमेट है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा इन दो पोल्यूटेंट्स की वजह से। यहाँ तक आपका एयर पोल्यूशन का कैटेगरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर एंड लैंड पोल्यूशन की कैटेगरी, जिसको उन्होंने दोनों को इकट्ठा ही डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले इसमें ये जिस पार्टिकल के थ्रू या जिस पोल्यूटेंट के थ्रू जिक्र किया है उन्होंने, वो है सेडिमेंट्स फ्रॉम इरोजन। इरोजन सबसे पहले क्या है, इरोजन है कटाव, जैसे जिसे हम कहते हैं कि बंजर जमीन, बैरन लैंड हो गई है, जिसमें अब कोई फसल नहीं उगाना मुश्किल हो गया, जिसमें कटाव पड़ गए हैं, जो कि खुश्क हो गई है। तो उससे डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं, उससे डिफरेंट सेडिमेंट्स जो हैं, वो आपके पास डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू वो स्प्रेड हो जाएंगे। अब वो किस तरह होंगे, वो एग्रीकल्चर के थ्रू, उसका सोर्स है माइनिंग साइट्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स या फॉरेस्ट कटिंग के साइट्स के थ्रू वो क्या होता है, वो आपके पास डिफरेंट वाटर या डिफरेंट लैंड में वो आपके पास स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। इन एक्टिविटीज के थ्रू वो पार्टिकल्स, वो सेडिमेंट्स जो हैं, वो आपके पास वाटर या लैंड में स्प्रेड हो जाएंगे और वाटर एंड लैंड पोल्यूशन का सबब बनेंगे। माइनिंग क्या है, माइनिंग बेसिकली आपके पास जो वही आप मिनरल्स निकालते हैं आप डिफरेंट अपनी ज़मीन से, तो वो मिनरल्स को जब आप निकालेंगे तो जाहिर सी बात है डिफरेंट पार्टिकल्स आपके पास रिलीज होंगे। क्योंकि आप ज़मीन से आपने खोद के निकालना है, डिफरेंट रॉक से आप कुछ चीज़ें निकालते हैं, तो वो जो पार्टिकल्स हैं जब आप उनको खोदेंगे तो डिफरेंट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, तो वो जो सेडिमेंट्स हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं, वो आपके पास वाटर या लैंड पोल्यूशन का सबब बनेंगे। नेक्स्ट आपके पास है जो पोल्यूटेंट, वो है न्यूट्रिएंट ओवर सप्लाई। न्यूट्रिएंट ओवर सप्लाई का मतलब है कि किसी भी जगह पर या किसी भी जैसे लैंड में आप जैसे फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं, वो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में पहुंचा दें यानी उसकी ओवर सप्लाई हो जाएगी, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स की ओवर सप्लाई है वो भी वाटर या लैंड पोल्यूशन का सबब बन सकती है। और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, वो उसके सोर्सेज हो सकते हैं सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जहाँ पर जो आप वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करते हैं, उसके थ्रू भी ये फैल सकते हैं। और ये फर्टिलाइजर्स, रन ऑफ फ्रॉम लॉन्स, गार्डन्स एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर या ग्रीन लैंड में जो आप फर्टिलाइजर अपनी फसल को अच्छी तरह उगाने के लिए आप प्रोवाइड करते हैं, उनके थ्रू भी न्यूट्रिएंट्स की ओवर सप्लाई हो सकती है और ये लैंड पोल्यूशन का बहुत ज्यादा सबब बन सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास जो पोल्यूटेंट या पार्टिकल जो कि आपके पास वाटर या लैंड पोल्यूशन का सबब बन सकता है, वो है सॉलिड वेस्ट। और सॉलिड वेस्ट यानी जो आपके पास आम घरों में कूड़ा हो सकता है या डिफरेंट आपके पास इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट हो सकता है, वो सॉलिड वेस्ट कहलाएगा। और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, इसके सोर्सेज है हाईवे लिटर, यानी जब आप मोटरवे पर या हाईवे पर जा रहे हैं, तो अगर वहां पर आप जैसे डिफरेंट गाड़ियों में, डिफरेंट बसेस में लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, वहां पर अपना जो खाया पिया आप रोड्स पे फेंक देते हैं, तो उसे लिटरिंग कहते हैं। जब आप डस्टबिन में अपनी जो यूज की हुई वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको आप डस्टबिन में नहीं फेंक रहे, बल्कि आप उसे रोड के ऊपर फेंक रहे हैं, सड़कों के ऊपर फेंक रहे हैं, लिटर कर रहे हैं, तो वो सॉलिड वेस्ट फैलने का सबब बनेंगे। नेक्स्ट उनके पास जो इसके सोर्स है वो है कंबस्शन फैसिलिटी, यानी ऐसी फैसिलिटीज जहां पर आप अपना
सॉलिड वेस्ट जो है वो जलाएंगे, या कोई भी ऐसी फैसिलिटी जहाँ पर आप किसी चीज़ को जलाने का, कंबशन करने का, कंबशन से मुराद है जलाना, जब आप किसी चीज़ को जलाने का काम करेंगे तो ये कंबशन फैसिलिटी कहलाएगी। उसके थ्रू भी सॉलिड वेस्ट जो है वो वाटर या लैंड पोल्यूशन में स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास लैंडफिल्स भी इसके सोर्सेज हो सकती हैं। लैंडफिल क्या है? लैंडफिल भी एक वे ऑफ डंपिंग सॉलिड वेस्ट है, यानी एक बड़ा सा गड्ढा होगा जिसमें आप अपना वेस्ट को जो है आप उसमें डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ एक टर्म याद रखें, लैंडफिल के थ्रू ये उसका सोर्स फैल सकता है। जब हम सॉलिड वेस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको लैंडफिल की टर्म भी एक्सप्लेन हो जाएगी। अगर अभी आपको समझ नहीं भी आती या क्लियर नहीं भी होगा तो ये बाद में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सोर्स है वो है टॉक्सिक केमिकल्स, जो कि आपके पास रिलीज हो सकते हैं डायरेक्ट डिस्चार्ज फ्रॉम सर्टेन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो हैं डिफरेंट, आपके पास इंडस्ट्रीज वो आपके पास टॉक्सिक केमिकल्स जो यूज़ करेंगी वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर देंगी, और वो क्योंकि अपना जो सोर्सेज हैं वो पाइप के थ्रू उनका जो डिस्चार्ज है, वेस्ट वाटर है, वो आपके पास स्ट्रीम या लेक में ही जाएगा, तो वो लैंड पोल्यूशन का सबब बनेगा। इसी तरह स्पिल्स के थ्रू भी टॉक्सिक केमिकल्स, जैसे हमने ऑयल स्पिल्स का पढ़ा था, टर्म्स यूज़ की थी और वो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि स्पिल्स क्या है। तो उसके थ्रू भी ओशन या सीज में या आपके पास लैंड पोल्यूशन क्रिएट हो सकती है। इसी तरह लीचिंग फ्रॉम डिस्पोजल साइट्स, ये जो लैंडफिल की हमने टर्म अभी देखी है, उसमें जब आप अपने वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसमें से कोई ना कोई कह लें कि उसके जो उसका लिक्विड पार्ट है वो उसका ज़मीन में रिस जाता है, ज़मीन में उसका पानी कह लें कि वो, लेकिन वो पानी जो है वो टॉक्सिक उसका लिक्विड होता है, जो वेस्ट का टॉक्सिक लिक्विड होता है वो ज़मीन में परकुलेट कर जाता है, वो ज़मीन में फैलना शुरू कर देता है, उसे हम लीचिंग कहते हैं, और वो भी लैंड पोल्यूशन का सबब बनेगा, और ये टॉक्सिक केमिकल की वजह से होगा। नेक्स्ट आपके पास हैं पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स जो कि आप अपनी ग्रीन लैंड को या फार्म्स को आप उनको स्प्रे करते हैं, वो आपके पोल्यूटेंट्स हैं, और इनके सोर्सेज वही लॉन्स हैं, गार्डन्स हैं, एग्रीकल्चर, जहाँ पर आप इनको स्प्रे करेंगे अपनी फसलों को, वहाँ से ये उसके सोर्सेज हैं, उनके इन्वायरमेंट में फैलेंगे और वाटर या लैंड पोल्यूशन का बाइस बनेंगे। इसी तरह न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो भी आपके पास जब आप डिस्पोज ऑफ करेंगे किसी भी वेस्ट को, तो वो वाटर एंड लैंड पोल्यूशन का सबब बन जाएगा। ये आपके पास डिफरेंट मेजर कैटेगरीज जो है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन जो है, बहुत डिटेल में उसके सोर्सेज भी बता दिए कि ये उसके ये सारे उनके सोर्सेज हैं, और वो किन पार्टिकल्स के थ्रू या किन पोल्यूटेंट्स के थ्रू होता है, वो ये जो बाहर आउटर बाउंड्री है वो इन पोल्यूटेंट्स के नाम जो है वो उसको डिस्कस कर रही है। नेक्स्ट अब इन्हीं कैटेगरीज को या इन्हें हम टाइप्स भी कह सकते हैं, उनको हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं कि वो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है एंड नॉइज पोल्यूशन है। नॉइज पोल्यूशन जो है पिछली कैटेगरी में उसका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ये भी एक टाइप है जो कि आपके पास डिफरेंट ऑटोमोबाइल से या डिफरेंट आपके पास सोर्सेज से नॉइज पोल्यूशन भी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम देखेंगे कि हम पोल्यूशन को क्लीन भी कर सकते हैं, उससे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो इसमें से जो कौन सा मेथड है वो अच्छा है या फिजिबल है या कौन सा बेहतर है, और हम ये दोनों मेथड हैं क्या, पोल्यूशन की क्लीन अप क्या है और पोल्यूशन की प्रिवेंशन क्या है। तो पोल्यूशन को डील करने के हमारे पास टू डिफरेंट वेज हैं। एक है पोल्यूशन क्लीन अप और एक है पोल्यूशन प्रिवेंशन। क्लीन अप यानी पोल्यूशन को साफ करना, और प्रिवेंशन यानी पोल्यूशन को रोकना। जो पोल्यूशन क्लीन अप है उसे हम कह सकते हैं आउटपुट पोल्यूशन कंट्रोल, यानी एक दफा जब पोल्यूशन रिलीज हो गई है इन्वायरमेंट में फिर उसको कंट्रोल करना, यानी वो आउटपुट में आ गई है, जब बाहर आ गई है फिर उसको कंट्रोल करें। विच इन्वॉल्व्स क्लीनिंग अप और डाइल्यूटिंग पोल्यूटेंट्स, यानी इसमें क्या शामिल है, आप उसे
साफ करें या उसे कम कर दें, डाइल्यूट कर दें, या तो पोल्यूशन को अब खत्म कर दें, जब वो आ गई है तो फिर उसको खत्म करने के लिए कोशिश करें, उसे साफ करने के लिए कोशिश करें, या उसको कम करने के लिए, पोल्यूटेंट्स को कम करने के लिए कोशिश करें आफ्टर दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड, यानी उनका माहौल में रिलीज हो जाने के बाद अब आप उनको खत्म करने की या उनको कम करने की कोशिशें करें। तो एक ये तरीका है पोल्यूशन को डील करने का। सेकेंड मेथड उसका है पोल्यूशन प्रिवेंशन, यानी पोल्यूशन को रोकना, यानी पोल्यूशन को एनवायरनमेंट में आप प्रोड्यूस होने ही ना दें, उसे होने से, प्रोड्यूस होने से ही रोक लें। तो ये मेथड इनपुट पोल्यूशन कंट्रोल, यानी पहले से ही उसे आउटपुट में, एनवायरनमेंट में रिलीज ही ना होने दें, उसे पहले ही रोक लें, विच रिड्यूसेस और एलिमिनेट्स द प्रोडक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स, जिसके थ्रू आप पोल्यूटेंट्स को रोक भी सकते हैं और उन्हें कमी भी कर सकते हैं और उन्हें एलिमिनेट यानी बिल्कुल खत्म भी कर सकते हैं। अब हम इनकी डिटेल देखते हैं। Environmental scientists have identified 3 problems with relying primarily on pollution cleanup, यानी अगर हम सिर्फ फर्स्ट वे जो डील करने का है पोल्यूशन क्लीन अप, अगर हम सिर्फ उस पर डिपेंड करते हैं तो उसमें साइंटिस्ट कहते हैं कि उसमें 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। उसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है कि ये एक टेम्पररी यानी आर्जी तौर पर एक बैंडेज है, यानी आर्जी तौर पर आप किसी चीज को डील करेंगे तो ये आर्जी तौर पर डील करने का तरीका है। एज लॉन्ग एज पॉपुलेशन एंड कंजम्पशन लेवल्स ग्रो, जब तक के कोई उसका कंजम्पशन लेवल यानी उसका यूज करने का उसका लेवल या पॉपुलेशन ना बढ़ जाए, विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग इम्प्रूवमेंट्स इन पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, यानी आप पोल्यूशन को पैदा होने दे रहे हैं लेकिन उसको बाद में कंट्रोल करने का उसको तरीके अपना रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी या आपकी किसी एक खास चीज का इस्तेमाल बढ़ेगा, उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी फिर से उसकी प्रोडक्शन जो है बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसको फिर क्लीन अप करना मुश्किल होगा। इसकी एग्जाम्पल क्या हम ले सकते हैं, एडिंग कैटालिटिक कन्वर्टर्स to car exhaust systems has reduced some forms of air pollution. कार्स में कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज होते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या हैं? सिंपल आम अल्फाज में मैं आपको बताती हूँ, यानी ये जो आपके पास पार्टिकल हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको लेस टॉक्सिक बनाकर इन्वायरमेंट में रिलीज करती है, और गाड़ियों में ये लगे हुए होते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स, और अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा भी होता है कैटालिटिक कन्वर्टर, यानी उसमें ये अवेलेबल है। ओके, ये आपके पास कार में लगे हुए हों तो ये कंट्रोल करते हैं पोल्यूशन को, यानी उसे कम करते हैं, रिड्यूस करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम increases in the number of cars and the total distance each car travels have reduced the effectiveness of this clean up approach, यानी जैसे जैसे गाड़ियों की तादाद बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, और जितना वो ट्रैवल करते हैं उस ट्रैवल करने की क्वांटिटी भी, डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा, तो ये जो आपने कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाए हैं उनका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा गाड़ियां हो जाएंगी कि ओवरऑल जो पोल्यूशन है वो बहुत बढ़ जाएगी, और ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो थोड़ी बहुत पोल्यूशन कम करके उसको रिड्यूस करते हैं पोल्यूटेंट्स को, उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। सेकेंड जो इसका ड्रॉबैक है वो क्या है क्लीन अप अप्रोच का, cleanup often removes a pollutant from one part of the environment only to cause pollution in another, यानी क्लीन अप अप्रोच जो है वो एक जगह से हो सकता है कि आपके पोल्यूटेंट को खत्म कर दे, लेकिन वो किसी दूसरी जगह पर जाकर उस पोल्यूटेंट को फैलने का सबब बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन कलेक्ट गार्बेज, हम गार्बेज जो है, कूड़ा जो है, अपने घरों से वेस्ट जो है उसको इकट्ठा करते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, बट द गार्बेज इज देन बर्न, यानी फिर उसे हम जला देते हैं। जलाने से, जैसे हमने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पोल्यूशन में जो हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा था, हमने पढ़ा कि जो रिफ्यूज है, जो कूड़ा है, जो गार्बेज है, जब उसको हम जलाएंगे तो हमारे पास पोल्यूटेंट रिलीज होंगे जो कि एयर पोल्यूशन का कॉज बनेंगे। वही बात यहाँ पर की है कि जब आप गार्बेज को जलाएंगे तो वो एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे, और डिफरेंट टॉक्सिक जो केमिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे।
और जब आप उसे जो ऐश है, जब भी आप कोई चीज़ जलाते हैं तो उसके पीछे राख रह जाती है। अब उस राख को या उस बाकियात को आपने डंप करना है, उसको डिस्पोज ऑफ करना है, उसको फेंकना है। उसको जब आप डिस्पोज ऑफ करेंगे लैंड में, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो वाटर पोल्यूशन का बाइस बनेगा, क्योंकि लैंड में जो पानी है उसको वो लैंड के साथ साथ वो बहता बहता आपके पास डिफरेंट स्ट्रीम एंड लेक्स में भी जा सकता है, जिसे हम रन ऑफ भी कह सकते हैं, रन ऑफ की सूरत में। और वो ग्राउंड वाटर यानी जमीन में भी वो जज्ब होकर ग्राउंड वाटर में भी शामिल हो सकता है। और बरिड, या अगर आप उसे जो ऐश है अगर उसको ज़मीन में आप उसको गाड़ दें, तो वो सॉइल पोल्यूशन का सबब या ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का सबब भी बनेगा। यानी आप गार्बेज को कलेक्ट ज़रूर कर रहे हैं एक जगह से, लेकिन जब आप उसको अगर आप उसको जलाएंगे या उसको आप डंप भी करते हैं या उसको आप कहीं भी उसको ज़मीन में छुपा भी देते हैं, बरी भी कर देते हैं, फिर भी कोई ना कोई तरीका ऐसा ज़रूर होगा जिससे वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। तो ये जो क्लीन अप अप्रोच है कि आप एक दफ़ा इन्वायरमेंट में जैसे ये गार्बेज है ये प्रोड्यूस हो गया है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो गया है, अब आप जब इसको क्लीन करने का सोचेंगे तो क्या होगा, इसको कंट्रोल करने का सोचेंगे तो फिर भी ये एक जगह से तो साफ हो जाएगा, लेकिन किसी दूसरी जगह पर जाकर ये पोल्यूशन या पोल्यूटेंट को कोज करने का सबब बनेगा। थर्ड इसमें क्या प्रॉब्लम है, थर्ड, once pollutants become dispersed into the environment at harmful levels, it usually cause too much or is impossible to reduce them to acceptable levels। यानी जब एक दफ़ा environment में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में pollutant रिलीज हो जाते हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है या ये नामुमकिन होता है, इम्पॉसिबल होता है कि अब उनको दोबारा जो है बहुत कम क्वांटिटी उनकी करके हम उसको पूरा करें कि वो हमें एक्सेप्टेबल हो और हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो इसका क्या मतलब है कि आप पोल्यूशन क्लीन अप यानी एक दफ़ा जब पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगी तो आप उसको अकेले यूज़ नहीं कर सकते। पोल्यूशन क्लीन अप को आपको जो प्रिवेंशन अप्रोच है, जो पोल्यूशन प्रिवेंशन की अप्रोच है, आपको वो भी साथ मिला के यूज़ करनी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशंस जो दिया है साइंटिस्ट ने, उसके सॉल्यूशन ये दिया है कि आप जो प्रिवेंशन है पोल्यूशन की और जो क्लीन अप है, दोनों ही सॉल्यूशन ज़रूरी हैं और दोनों को साथ मिलाकर जितनी हद तक आप कोशिश कर सकते हैं, फर्स्ट प्रियोरिटी ये दें कि आप पोल्यूशन को प्रिवेंट करें, आप उसे पैदा ही ना होने दें, आप उसे प्रोड्यूस ही ना होने दें। और अगर वो बहुत हद तक उसकी क्वांटिटी, उसकी प्रोडक्शन जो है कम हो जाती है, फिर उसको क्लीन करना, उसको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। But environmental scientists, some economists, and some major companies urge us to put more emphasis on prevention because it works better and in the long run is cheaper than clean up। और कुछ साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंशन करनी चाहिए कि हम पोल्यूशन को प्रोड्यूस ही ना होने दें, ताकि वो हमें क्योंकि पोल्यूशन जो है, प्रिवेंशन जो है बहुत अच्छा आसान हल है, इसकी बजाय कि हम उसको बाद में क्लीन करें जबकि वो प्रोड्यूस हो जाए। आज का लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच।